हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर वीडियो में हम मांग के बारे में समझेंगे। यहाँ पर हम इस लेक्चर वीडियो में मांग का अर्थ समझेंगे और मांग के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले मांग का अर्थ समझते हैं। मीनिंग ऑफ डिमांड। साधारण बोलचाल की भाषा में मांग का अर्थ जो है वह किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा से लगाया जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र में मांग का जो संबंध होता है वह एक निश्चित मूल्य और निश्चित समय अवधि से होता है। प्रोफेसर बेनहम की एक परिभाषा है, इसको आप देखिए। प्रोफेसर बेनहम ने कहा है कि किसी दिए हुए मूल्य पर वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो उस मूल्य पर एक निश्चित समय में खरीदी जाएगी। यानी प्रोफेसर बेनहम ने मांग की परिभाषा में ये बतलाया है कि किसी वस्तु की मांग हम उसको तभी मांग कह सकते हैं जबकि वह एक निश्चित मूल्य और समय पर खरीदी गई हो। आइए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल आप देखें। इंदौर में 200 रुपये प्रति कुंटल के भाव से 5000 कुंटल चावल की मांग है। ये सेंटेंस गलत है, इसको हम चावल की मांग नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें समय का कहीं उल्लेख नहीं है। क्योंकि कीमत का तो इसमें उल्लेख है लेकिन समय का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। दूसरा वाला सेंटेंस देखिए आप। इंदौर में 200 रुपये प्रति कुंटल के भाव से चावल की मांग 5000 कुंटल प्रति माह है। यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। यह चावल की मांग को बतलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रति माह यानी एक समय अवधि की बात कही गई है और कीमत की भी बात कही गई है। इसलिए दूसरा वाला जो सेंटेंस है वह सही है, वह मांग की व्याख्या करता है। इस तरह से हम मांग का अर्थ लिख सकते हैं। इस स्क्रीन पे देखिए आप। अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता निश्चित मूल्य और निश्चित समय में किसी वस्तु की जितनी मात्रा क्रय करने को तैयार रहता है उसे हम क्या कहते हैं? मांग कहते हैं। अब जो किसी वस्तु की मांग जो होती है उसमें एक्चुअल में 5 तत्वों का समावेश होना चाहिए, या हम ये कहें कि मांग में 5 तत्व होते हैं, 5 बातें होती है, 5 विशेषताएं उसकी होती है। नंबर 1, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, वस्तु को क्रय करने हेतु पर्याप्त साधन हो और साधनों को व्यय करने की तत्परता हो। नंबर 4, निश्चित मूल्य हो और निश्चित समय अवधि हो। ये 5 तत्व जो है किसी भी वस्तु की मांग में समाहित होते हैं। ऊपर से जो 1 2 3 तत्व जो हैं वह 3 तत्व जो है प्रभावपूर्ण मांग को बतलाते हैं। यदि इन 3 तत्वों को हम मिला दें तो उसे हम कहते हैं क्या? प्रभावपूर्ण मांग। इस तरह से प्रभावपूर्ण मांग में 3 तत्व होते हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पर इच्छा, आवश्यकता और मांग, इन तीनों बातों को स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं। इच्छा, मानवीय इच्छाएं जो होती है वो अनंत और असीमित होती हैं। इनका संबंध जो होता है मनुष्य की कल्पनाओं से होता है और मनुष्य की प्रत्येक इच्छा जो होती है वह वास्तविक जगत में पूरी नहीं होती है, क्योंकि साधन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सीमित होते हैं। और मनुष्य की इच्छाएं जो है वह अनंत होती हैं। एक इच्छा की पूर्ति करते हैं तो दूसरी इच्छा उसकी स्वतः उत्पन्न हो जाती है। आवश्यकता, जैसे कि मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं वह असीमित होती हैं, अनंत होती हैं। अब इन इच्छाओं में से किसी इच्छा की पूर्ति करने के लिए उपभोक्ता जब अपने साधनों को व्यय करने के लिए तैयार हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है?
आवश्यकता कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक उपभोक्ता है, उसकी कई सारी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं में से वह जिन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अपने साधनों को व्यय करने के लिए तैयार हो जाएगा, तो वे इच्छाएं जो है आवश्यकता बन जाती हैं। मांग, जैसे कि अभी आपने पहले ही स्क्रीन में ही मांग को समझ चुका है कि मांग जो है, किसी वस्तु की मांग जो है वह निश्चित समय और निश्चित मूल्य पर उस वस्तु की क्रय की जाने वाली मात्रा को हम क्या कहते हैं? मांग कहते हैं। अब यहाँ पर हम मांग और आवश्यकता, इन दोनों बातों को हम समझ लेते हैं। देखिए, जो आवश्यकता होती है उसमें 3 बातें होती हैं। नंबर 1, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, वस्तु को क्रय करने हेतु पर्याप्त साधन हो। नंबर 3, साधनों को व्यय करने की तत्परता। ये 3 तत्व जो हैं आवश्यकता में शामिल होते हैं। जबकि मांग में जो होते हैं वह कितने? 5 तत्व होते हैं। ऊपर के 3 तत्व के अलावा 2 तत्व और होते हैं, निश्चित मूल्य और निश्चित समय अवधि। इस तरह से हम देखें तो आवश्यकता में 3 बातें यानी 3 तत्व और मांग में 5 बातें शामिल होती हैं। मांग तथा मांगी गई मात्रा, इन दोनों में भी अंतर होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मांग को समझते हैं। मांग का अर्थ क्रय की जाने वाली वस्तु की उन मात्राओं से है जिन्हें क्रेता वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक निश्चित समय में क्रय करता है। यहाँ पर देखिए, निश्चित समय की बात है और विभिन्न कीमतों की बात है, यानी विभिन्न कीमतों पर एक निश्चित समय में वस्तु की जितनी इकाइयों को उपभोक्ता क्रय करता है वह मांग कहलाती है। यहाँ पर विभिन्न कीमतों की बात हो रही है, ये देखिए, यानी वस्तु की मांग की हम जब बात करते हैं तो वहाँ पर विभिन्न कीमतें भी आती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मांग मात्रा को समझिए। मांग मात्रा वस्तु की वह विशेष मात्रा होती है जिसे उपभोक्ता किसी विशेष समय तथा विशेष कीमत पर क्रय करता है। मांग मात्रा जो होती है वह विशेष समय और विशेष कीमत, इन दोनों से संबंधित होती है। यहाँ पर हम दोनों को, मांग को और मांग मात्रा को, इन दोनों को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इस टेबल में आप देखिए, इस कॉलम में प्राइस दिया हुआ है और इस कॉलम में डिमांड दी हुई है। वस्तु की कीमत 5 रुपये होने पर उसकी मांग 50 इकाई है और वस्तु की कीमत 10 रुपये होने पर उसकी मांग जो है वो 40 इकाई है। इसी तरह से वस्तु की कीमत बढ़कर 15 रुपये होने पर उसकी मांग जो है वह हो गई कितनी? 30 इकाई। यानी जैसे जैसे वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है वैसे वैसे उस वस्तु की मांग में कमी हो रही है, ये मांग कहलाएगी। अब जब मांगी गई मात्रा की बात हम करेंगे तो यहाँ पर हम किसी विशेष कीमत की बात करेंगे। मान लीजिए कि विशेष कीमत हम लेते हैं 10 रुपये। ये 10 रुपये कीमत पर उसकी मांग जो है वह कितनी है? 40 इकाई के बराबर में है। या हम कोई और विशेष कीमत, कोई और दूसरी विशेष कीमत ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 15 रुपये वस्तु की कीमत लेते हैं तो इस कीमत पर इसकी मांग कितनी है? 30 इकाई है। यानी इन सभी कीमतों में से हम किसी एक विशेष कीमत में उस वस्तु की जो मांग है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे तो वह कहलाएगा क्या? मांगी गई मात्रा। ये आपको ध्यान रखना है। मांग की जब बात होती है तो वहाँ पर ये सारी कीमतों की बात होती है। इन सभी कीमतों पर, विभिन्न कीमतों पर ये जो विभिन्न मांग की जा रही वह मांग कहलाएगी। लेकिन जब मांगी गई मात्रा की बात करेंगे तो इन विभिन्न कीमतों में से किसी एक विशेष कीमत की बात करेंगे हम। जैसे मान लीजिए 10 रुपये कीमत पर मांग जो है वह 40 इकाई। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से मांग जो है इस सभी विभिन्न कीमतों पर से संबंधित है और मांगी गई मात्रा जो है इन विभिन्न कीमतों में से किसी एक विशेष कीमत पर उसकी मांग से संबंधित है।
अब हम बात करेंगे मांग के प्रकार की। तो मुख्यतः मांग के जो प्रकार होते हैं वह 6 प्रकार होते हैं। कीमत मांग, आय मांग, आड़ी या तिरछी मांग, संयुक्त मांग, व्युत्पन्न मांग तथा सामूहिक मांग। अब इन सभी मांगों को हम समझते हैं यहाँ पर। कीमत मांग सबसे पहले समझते हैं। अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता निश्चित समय में विभिन्न कल्पित कीमतों पर वस्तु की जो मात्रा क्रय करने को तैयार रहता है वह कीमत मांग कहलाती है। तो जो वस्तु की जो मांग होती है वह उस वस्तु की कीमत पर डिपेंड करती है। ये हमें कीमत मांग बतलाती है। इसे हम एक फंक्शन के रूप में देखिए आप यहाँ पर। dx जो है x वस्तु की डिमांड है इक्वल टू f ये फलन है, px यहाँ पर x वस्तु की कीमत है। तो x वस्तु की जो डिमांड है dx, x वस्तु की डिमांड वह किस पर डिपेंड है? x वस्तु की कीमत पर। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। यहाँ पर हमने ओ एक्स एक्सिस पर वस्तु की मात्रा को और ओ वाई एक्सिस पर वस्तु की कीमत को दर्शाया है। यहाँ पर डी डी जो कर्व है ये कीमत मांग वक्र है। सबसे पहले कीमत हम देखते हैं कि यहाँ पर वस्तु कीमत OP1 है। तो ये OP1 कीमत पर वस्तु की मांग जो की जा रही है वह OQ1 की जा रही है। और वस्तु की कीमत घटकर P2 होने पर इसकी मांग जो है वह कितनी की जा रही है? OQ2। यानी वस्तु की कीमत में कमी होने पर इसकी मांग में वृद्धि हो रही है। यहाँ पर कीमत और मांगी मात्रा इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है? विपरीत संबंध है। इसलिए जो मांग वक्र है यह ऊपर से नीचे की ओर है। नंबर 2 इनकम डिमांड, आय मांग को समझते हैं हम। अन्य बातें समान रहने पर आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता वस्तु की जितनी मात्रा क्रय करने को तैयार रहता है वह आय मांग कहलाती है। आय मांग श्रेष्ठ वस्तु और हीन वस्तु इन दोनों वस्तुओं के संबंध में अलग अलग होती है। इन दोनों को हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले हम आय मांग को समझते हैं हीन वस्तु के संबंध में। इस डायग्राम में आप देखिए, ये हीन वस्तु के संबंध में आय मांग को यहाँ पर बनाया गया है। ओ एक्स एक्सिस पर वस्तु की मांग को और ओ वाई एक्सिस पर उपभोक्ता की आय को दर्शाया गया है। यहाँ पर ये डी डी रेड वाला जो कर्व है यह आय मांग वक्र है। जब उपभोक्ता की आय OP1 है तब हीन वस्तु की मांग जो की जा रही है OQ1 की जा रही है। जब उपभोक्ता की आय घटकर OP2 हो जा रही है तब हीन वस्तुओं की मांग बढ़कर कितनी हो जा रही है? OQ2 हो जा रही है। इसका मतलब ये है कि हीन वस्तुओं के संबंध में जब उपभोक्ता की आय में कमी होती है, P1 से घटकर P2 हो जाती है, तब ये वस्तु की मांग OQ1 से बढ़कर OQ2 हो जाती है। इसीलिए ये डिमांड कर्व जो है ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए होता है। किन वस्तुओं के संबंध में? हीन वस्तुओं के संबंध में। आइए अब आय मांग वक्र को हम श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में समझते हैं। इस वाले डायग्राम में आप देखिए, इस डायग्राम में यहाँ पर ये डी जो है ये आय मांग वक्र है। जब उपभोक्ता की आय Y1 है तब श्रेष्ठ वस्तु की मांग कितनी की जा रही है? ON1। जब उपभोक्ता की आय बढ़कर O/2 हो जाती है तब श्रेष्ठ वस्तु की मांग भी बढ़कर कितनी हो जाती है? ON2 हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे श्रेष्ठ वस्तु की मांग भी बढ़ती है। इसलिए श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में आय मांग वक्र जो होता है वह नीचे से ऊपर की ओर दाहिनी तरफ बढ़ते हुए होता है। ये वाला देखिए। अब चूंकि प्रतिस्थापन वस्तुएं भी होती हैं और पूरक वस्तुएं भी होती हैं,
प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें एक के स्थान पर दूसरी का प्रयोग किया जा सकता है, वह प्रतिस्थापन वस्तु कहलाती है। जैसे मान लीजिए चीनी और गुड़। तो यहाँ पर हम चीनी और गुड़ ये जो कि प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं के संबंध में हम आय मांग वक्र को समझते हैं। तो यहाँ पर हमने ओ वाई एक्सिस पे चीनी की कीमत को और ओ एक्सिस ये वाला एक्स एक्सिस है ये वाला, यहाँ पर हमने गुड़ की मांग को दर्शाया है। देखिए जब चीनी की कीमत OP1 है तब गुड़ की मांग कितनी है, ON1 है। चीनी की कीमत में वृद्धि होने पर चीनी की कीमत मान लीजिए बढ़ जाती है, OP2 हो जाती है, तो गुड़ की मांग भी बढ़कर कितनी हो जा रही है, ON2। यानी प्रतिस्थापन वस्तु के संबंध में चीनी की कीमत बढ़ने पर गुड़ की मांग भी बढ़ रही है। इसलिए प्रतिस्थापन वस्तु के संबंध में आय मांग वक्र कैसा होता है, ऊपर की ओर बढ़ते हुए होता है। अब हम पूरक वस्तुओं के संबंध में समझते हैं। ये पूरक वस्तु देखिए, इसका डायग्राम हमने ये वाला बनाया है। तो पूरक वस्तु के संबंध में जो मांग वक्र होता है वह ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए होता है। ये वाला डी वक्र देखिए यहाँ पर। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो कि एक वस्तु के साथ में दूसरी वस्तु का प्रयोग करते हैं। जब हम एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो वे वस्तुएं कहलाती हैं क्या, पूरक वस्तुएं। जैसे बेट के साथ में बॉल का प्रयोग। बेट यहाँ पर मान लीजिए बेट और बॉल दोनों एक दूसरे की पूरक वस्तुएं हैं। जब बेट की कीमत, बेट मान लीजिए बेट की कीमत OY1 है, तब बॉल की जो मांग है वह कितनी है, ON2 है। और जब बेट की कीमत बढ़कर OY2 हो जा रही है तब यहाँ पर देखिए मांग घटकर कितनी हो जा रही है, ON1 हो जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब बेट की कीमत बढ़ रही है तो यहाँ पर बॉल की मांग जो है वो कम हो रही है। इसलिए पूरक वस्तु के संबंध में आय मांग वक्र जो है वह कैसा होता है, ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए होता है। ये वाला वक्र देखिए। अब हम क्रॉस डिमांड को समझते हैं, तिरछी या आड़ी मांग को समझते हैं। आड़ी मांग से तात्पर्य किसी वस्तु की उन मात्राओं से है जिन्हें वह किसी अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतों पर क्रय कर सकता है, वह क्या कहलाती है, आड़ी मांग कहलाती है। अब आड़ी मांग भी जो है, आड़ी मांग वक्र वह भी पूरक वस्तुएं और प्रतिस्थापन वस्तुएं, इन दोनों वस्तुओं के संबंध में अलग अलग होता है। आड़ी मांग का मतलब सिंपल सा, हम अगर मीनिंग इसकी समझना चाहें तो आप ये दो वस्तु ले लीजिए, एक्स वस्तु और वाई वस्तु। तो एक्स वस्तु की जो डिमांड है वह एक्स वस्तु की कीमत पर निर्भर नहीं करती बल्कि वाई वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है। तो एक्स वस्तु को जब उपभोक्ता क्रय करता है तो वह किसकी कीमत पर, वाई वस्तु की कीमत के आधार पर क्रय करता है। तो उसको क्या कहते हैं हम, क्रॉस डिमांड कहते हैं, आड़ी या तिरछी मांग कहते हैं, या इसको प्रत्युत्तर मांग भी कहते हैं। तो इस क्रॉस डिमांड को हम पूरक वस्तु के संबंध में समझते हैं और प्रतिस्थापन वस्तु के संबंध में समझते हैं। सबसे पहले हम पूरक वस्तु के संबंध में समझते हैं। पूरक वस्तु के संबंध में जो आड़ी मांग वक्र होता है वह कैसा होता है, ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए होता है। ये देखिए, जैसे मान लीजिए पेन और स्याही, ये दो वस्तुएं हैं। तो पेन की कीमत मान लीजिए OP1 है, तब स्याही की मांग कितनी है, ON1 है। जब पेन की कीमत बढ़कर OP2 हो जा रही है तब स्याही की मांग घटकर कितनी हो जा रही है, देखिए ON2। यानी पेन की कीमत में वृद्धि होने पर स्याही की मांग में कमी हो रही है। इसलिए ये जो तिरछी ये पूरक वस्तुएं हैं पेन और स्याही, इनके संबंध में जो तिरछी मांग वक्र होगा वह कैसा होगा, ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए होगा। अब तिरछी मांग वक्र को हम प्रतिस्थापन वस्तुओं के संबंध में समझते हैं। प्रतिस्थापन वस्तुएं, दो वस्तु हम ले लेते हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी।
तो चाय और कॉफ़ी ये दोनों प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। मान लीजिए कि चाय की कीमत OP 1 है, तब कॉफ़ी की मांग जो है वह कितनी है, ON 1 है। चाय की कीमत में वृद्धि होने पर मान लीजिए कि चाय की कीमत बढ़कर OP 2 हो जा रही है, तब यहाँ पर कॉफ़ी की मांग जो है ON 2 हो जा रही है। तो चाय की कीमत बढ़ने पर कॉफ़ी की मांग भी बढ़ रही है, दोनों बढ़ रहे हैं। इसलिए प्रतिस्थापन वस्तु के संबंध में जो तिरछी मांग वक्र है, आड़ी मांग वक्र है, वह कैसा होगा, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए होगा, ये वाला वक्र होगा। तो इस तरह से हम देखें तो पूरक वस्तुओं के संबंध, पूरक वस्तु के मूल्य तथा मांगी गई मात्रा में सदैव कैसा संबंध है, ये देखिए विपरीत संबंध है। और प्रतिस्थापन वस्तु, ये प्रतिस्थापन वस्तु है, प्रतिस्थापन वस्तु के मूल्य और मांगी गई मात्रा, इन दोनों के बीच में कैसा संबंध होता है, सीधा संबंध होता है। इसलिए मांग वक्र कैसा होता है, ऊपर की ओर होता है। और जो स्वतंत्र वस्तुएं होती है, स्वतंत्र वस्तुओं में एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन का दूसरी वस्तु की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए कपड़े और जूते, ये दोनों स्वतंत्र वस्तुएं हैं। कपड़े की मांग और जूते की कीमत, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। नेक्स्ट, ज्वाइंट डिमांड, संयुक्त मांग। जब एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ दो वस्तुओं की मांग की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, संयुक्त मांग कहा जाता है। जैसे रोटी और मक्खन की मांग, बैट और बॉल की मांग। भाई अगर भूख लगी है तो भूख को शांत करने के लिए रोटी और मक्खन की मांग की जा रही है, दो वस्तुओं की मांग की जा रही है, रोटी और मक्खन की, जबकि उद्देश्य क्या है, भूख को शांत करना। तो भूख को शांत करना एक उद्देश्य है और इस एक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए दो वस्तुओं की एक साथ मांग की जा रही है, रोटी और मक्खन की। तो वह कहलाएगी क्या, संयुक्त मांग। नेक्स्ट, व्युत्पन्न मांग, डिराइव्ड डिमांड। जब किसी वस्तु की मांग के कारण अन्य वस्तु या सेवा की मांग उत्पन्न होती है तो उसे क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। जैसे मान लीजिए श्रम की मांग या मुद्रा की मांग, ये व्युत्पन्न मांग है। श्रम की मांग व्युत्पन्न मांग कैसे होगी, जैसे मान लीजिए श्रम की मांग डायरेक्ट कोई फर्म नहीं करती है, बल्कि कि श्रम के द्वारा जो वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं, उन वस्तुओं की मार्केट में यदि उनकी डिमांड ज़्यादा होती है, उनकी मांग की जाती है, तो वहाँ पर श्रम की मांग उत्पन्न होती है। यानी श्रम की डायरेक्ट मांग नहीं की जा रही है, बल्कि श्रमिकों के द्वारा जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है, उन वस्तुओं की मांग बाजार में जब बढ़ जाती है तब श्रमिक की मांग बढ़ती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मांग कहेंगे। नेक्स्ट, सामूहिक मांग, कंपोजिट डिमांड। जब एक वस्तु की मांग विभिन्न उद्देश्यों के लिए की जाती है तो उसे सामूहिक मांग कहते हैं। जैसे कोयले की मांग प्रकाश करने के लिए भी और ईंधन में उपयोग करने के लिए भी, दो उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर कोयले की मांग प्रकाश के लिए भी, लाइट के लिए भी और ईंधन के लिए भी, तो उसे हम क्या कहेंगे, सामूहिक मांग कहेंगे। इस तरह से विद्यार्थियों, आज आपने इस लेक्चर वीडियो में मांग का अर्थ और प्रकार के बारे में विस्तार से समझा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर वीडियो। आप इस लेक्चर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।